Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine and doing well. So, today we are going to start our third lecture on chapter number 3, that is atomic structure. So far, in lecture number 1 and lecture number 2, we have already discussed about the structure of atom. हमने क्या स्टडी कर किया था कि हमारा एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमने किसको डिस्कस किया था? फिर इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को एंड न्यूट्रॉन को हमने देखा था कि किस तरह से ये फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर्ड किए गए, इनके ऊपर क्या चार्जेस पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमने क्या स्टडी किया था? हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी स्टडी किया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी के कितने टाइप्स पाई जाती हैं। सो इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। हमने फर्स्ट और लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसी तरह से आज लेक्चर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट के बारे में। और जब फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था तो उसमें हमने ये बताया था आपको कि कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब उस एक्सपेरिमेंट में मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र भी किया था। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें इससे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पता चलता है, यानी हमारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब क्योंकि हमने भी यहाँ तक जब बात की तो हमने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो कि हमारे एटम में एज अ फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आइदर ये पाए किस तरह से कर जाते हैं, यानी आपके एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। फॉर एग्जांपल आपसे इलेक्ट्रॉन का कहा गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एटम में पाया जाता है, लेकिन एटम में कहाँ पाया जाता है, उसका पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब हमने क्योंकि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस बारे में दे दिया था कि वो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसको इसी तरह से तो नहीं पहले पता था। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किए जिससे हमें पता चलता है कि हमारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। The electronic structure of the atom was explained by the spectroscopic study, यानी आपके एटम का, फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू हैव कार्बन एटम। अब यहाँ पर आपका जो कार्बन एटम है, अगर आप उसमें देखें तो इसके सेंटर में आपको क्या नज़र आ रहा है? न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। उसमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल चार्ज है। इसी तरह से ऑर्बिट्स इसके अराउंड नज़र आ रहे हैं, जिसको हम शेल्स भी कहते हैं। इनमें आपको क्या नज़र आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो आपको इस तरह से आपके एटम का पता चलता है, वो किसकी मदद से पता चलता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसमें जो सबसे अहम एक थ्योरी है वो किसकी है? प्लांक्स क्वांटम की। प्लांक साइंटिस्ट का नाम है। This theory was proposed in 1900 by Max Planck to account for the observed radiation from the heated bodies. इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। कब किया था? 1900 में। अब आखिर उन्होंने क्यों प्रपोज किया? तो इसका रीज़न ये है कि उन्होंने क्या देखा कि जो हीटेड बॉडीज़ होती है, नहीं, अगर किसी भी बॉडी को हीट किया जाए तो उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हुई दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, आप उसको हीट करेंगे और फिर उसको अगर स्टडी करेंगे तो उसमें से कुछ तरह की रेडिएशंस आपको नज़र आएंगे। तो इनकी थ्योरी बेसिकली क्या थी? मैक्स प्लांक सजेस्टेड दैट द एनर्जी कुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड नॉर emitted by the atoms in any arbitrary quantity but only in a specified amount called quanta. सो बेसिकली यहाँ पर जो बात आपके समझने की है वो ये है कि देखें, अगर आप कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो आप उसको एक क्वांटिटी देते हैं, यानी आप उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। लेकिन जो आपके एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, जब आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो
एक आर्बिट्ररी क्वांटिटी नहीं होती, यानी आपने एक फिक्स क्वांटिटी उसको नहीं दी होती। फॉर एग्जांपल आप कहें कि नहीं 3, 4, 5 कोई नंबर आप उसको स्पेसिफाइड नहीं देते, यानी उसकी जो है क्या होती है, सिर्फ स्पेसिफाइड अमाउंट होती है जो क्वांटा कहलाती है। यानी आप उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे सकते, उसकी अपनी कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट होगी जो डिपेंडेंट होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और बेसिकली ये क्वांटा होता क्या है, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। अ क्वांटम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन। अच्छा, आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक कोई भी एटम लिया, सही है, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की। अब वो एनर्जी आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड की। आपने उसको जो एनर्जी प्रोवाइड की वो किसकी फॉर्म में की होगी, क्वांटा। और क्वांटा क्या होते हैं, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं। और अगर वो एनर्जी पैकेट्स या क्वांटम एनर्जी आप लाइट की फॉर्म में उसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फोटोन। So basically you provide energy to atoms in specified amount called quanta. क्वांटा की फॉर्म में आप एटम्स को एनर्जी देते हैं, और अगर वही क्वांटा ऑफ एनर्जी आपने इन द फॉर्म ऑफ लाइट दी, यानी आपने फॉर एग्जांपल एक एटम पे लाइट डाली है, लाइट इल्यूमिनेट की है, तो डेफिनेटली उस लाइट ने उसके अंदर अपनी क्या ट्रांसफर की होगी, एनर्जी। तो हम उसको उस टाइम पे फोटोन कह देते हैं। अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट यू गिव द एनर्जी पैकेट्स टू योर एटम एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटा। जैसे आप समझ लें ये उसके क्वाइंस हैं, स्मॉल पैकेट्स हैं एनर्जी के आपके एटम के लिए। The energy of photon is not fixed, it is directly proportional to the frequency of the light. Frequency को किससे represent करते हैं, nu. Nu of radiation, hence the amount of energy changes in atom depend upon the frequency observed or emitted. So basically यहाँ पर जो बात आपके समझने की है वो अगेन वही आ गई कि यहाँ पर अगर आप क्वांटा या फोटोन की एनर्जी की भी बात कर रहे हैं जो आप अपने एटम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो भी फिक्स नहीं होती। वो भी बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी न्यू पर। आप जो लाइट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसको हम अगर अपने एटम के रिस्पेक्ट से देखें, ये तो हमने फोटोन की बात की कि फोटोन की एनर्जी फिक्स नहीं है क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की जो आपने प्रोवाइड की। Hence the amount of energy changes in atom depend upon the frequency of radiation observed or emitted. इसी तरह से जो आपके एनर्जी चेंजेस आपके एटम पे आएगा वो भी डिपेंडेंट किस पे होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व और इमिटेड लाइट पे। अगर आप इसके लिए इसका एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है कि एनर्जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच, और ये एच किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांक्स कांस्टेंट को। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो चेंज ना हो, मींस ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। देन सेकंड चीज आपके पास क्या है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो ये क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो एनर्जी में भी चेंज आएगा क्योंकि प्लांक्स कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, उसकी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो एनर्जी में भी चेंज आएगा। इसका मतलब आपकी जो एटम की एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पर। और ये किस पे डिपेंडेंट है, यानी बेसिकली ये डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। जो आप लाइट की फॉर्म में आप अपने एटम को एलिमिनेट कर रहे हैं उससे जो उसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है उस पे उसकी एनर्जी डिपेंडेंट है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी आपके एटम की डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। और ऐसा नहीं है कि आपके किसी भी एटम में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड हो और इमिटेड हो किसी आर्बिट्ररी क्वांटिटी में, बल्कि किस में होगी, स्पेसिफिक अमाउंट में, जिसे हम कहेंगे क्वांटा। सो बेसिकली एनर्जी इज रिप्रेजेंटेटिव बाय एनर्जी इज इक्वल्स टू
H nu. So this is the diagram which can represent this concept. जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, जैसे ही आपने इसको फोटोन प्रोवाइड किया तो क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, यानी यहाँ से आप जब भी किसी चीज को एनर्जी दे, कोई भी चीज एनर्जेटिक होगी तो बेसिकली क्या होगा, मूवमेंट करेगी। एक चीज में आपने एनर्जी डाल दी, मूवमेंट आएगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इलेक्ट्रॉन को भी जब आप फोटोन देते हैं तो वो मूव करता है, सही है। अब इसको अगर आप इस डायग्राम से देखें तो ये डायग्राम आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करी है। आपने अपने एटम पर क्या दी, लाइट एलिमिनेट की, लाइट डाली। अब वो एनर्जी लाइट की ट्रांसफर होगी किस फॉर्म में, एच न्यू की फॉर्म में। ऑब्जर्व लाइट उसने क्या की, एच न्यू। तो एनर्जी चेंज कैसे होगा, लोअर एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर था, एनर्जी आई, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट पर। तो ये फिनोमेना क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, यानी उसने एनर्जी लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब की और एनर्जी चेंजेस आपको नजर आए। लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस को इमिशन में देखें तो इमिशन का मतलब क्या होगा कि निकले कोई चीज, तो इमिशन इमिट हो, निकले। तो अगर आपके एटम में से लाइट इमिट होती है तो वो भी किस फॉर्म में होगी, क्वांटा की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। और वो किसके बराबर होगा, एच म्यू, अगेन उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर में। और इमिशन के वक्त क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट पे। सो बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि आप जब भी अपने एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट पर। लेकिन हमेशा स्टेबिलिटी कहाँ होती है उनकी, उनकी लोअर एनर्जी स्टेट में। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली उनमें होती तो है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनमें इमिशन भी ज़रूर होती है। तो आपके लिए यहाँ पर जो समझने की मेन बात थी वो ये थी कि आप जब भी अपने एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्वांटा की फॉर्म में, एक फिक्स जो आपकी पर्टिकुलर अमाउंट होती है, स्पेसिफाइड अमाउंट होती है, अगर वो उसके बराबर है जितनी उसे रिक्वायर्ड है तो वो जंप कर जाएगा। अगर नहीं होगी तो वो कभी भी जंप नहीं करेगा। और यहाँ पर आप इसका अंदाज़ा नहीं, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दे सकते कि इस एटम के लिए हमेशा इतनी होगी। तो ये कोई एक फिक्स्ड अमाउंट आप वैल्यू नहीं देते, बल्कि इसको एक अमाउंट की फॉर्म में देते हैं। देन जैसे ही उसकी एनर्जी मैच करती है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और फिर हायर एनर्जी स्टेट में क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती तो वो अगेन बैक आ जाता है अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में। तो इससे हम बेसिकली क्या कंक्लूड कर सकते हैं, the amount of energy gained or lost is quantized, that is energy changes occur in small packet or multiple of this packet, that is 2 h mu 3 h mu and so on। यानी देखिए यहाँ पर जो आपने एनर्जी, यहाँ आपके एटम ने जो भी एनर्जी गेन की या लॉस की, तो दोनों ही किस फॉर्म में थी, आपकी क्वांटाइज फॉर्म में थी, स्मॉल पैकेट्स में, यानी एच म्यू की फॉर्म में थी। और ये एच म्यू क्या होते हैं, सिंपल एक भी हो सकता है, तो सिंपल एच म्यू, अगर इसका मल्टीपल होगा तो 2 एच म्यू 3 एच म्यू एंड सो ऑन। सो हमेशा एनर्जी गेन और लॉस एक क्वांटा की फॉर्म में होगा, यानी एच म्यू की फॉर्म में होगा। सो दिस इज द रेफरेंस वीडियो लिंक। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहें तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। Now the second thing is spectra, कि आखिर स्पेक्ट्रा होता क्या है। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, when a beam of light is allowed to pass through a glass prism, it is split into 7 colors. This phenomena is called dispersion and the band of color is called spectrum. स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम दोनों एक ही बात है। स्पेक्ट्रा जो है वो हम जमा को कहते हैं, स्पेक्ट्रम अगर हम सिंगल की बात करें। तो होता क्या है कि जब आपके पास एक ग्लास प्रिज्म हो और उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट पास हो उस ग्लास प्रिज्म में से, तो वो स्प्लिट हो जाता है अपने 7 कलर्स में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। और ये जो बैंड ऑफ कलर्स आपको नज़र आते हैं इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर आप इसमें देखें तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो कलर्स हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से आपको कलर्स का ये जो नज़र आ रहा है बैंड, ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम।
Since the atoms are the source of a spectra, these are called spectra, atomic spectra. So basically ये क्योंकि atoms की वजह से आ रहा है तो इसे हम क्या कह देते हैं, atomic spectra कह देते हैं. अब आपके पास इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इमिशन स्पेक्ट्रा, सबसे पहले टाइप आपके पास आती है इमिशन स्पेक्ट्रा की. इमिशन स्पेक्ट्रा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा. इमिशन स्पेक्ट्रा सबसे पहली टाइप है, लेकिन इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में. एक आपके पास होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जबकि दूसरी आपके पास होती है लाइन स्पेक्ट्रा. इसके अलावा जो सेकेंड टाइप एटॉमिक स्पेक्ट्रम की है वो आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यानी मेजर टाइप आपके पास दो हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन. और इमिशन को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है टू और टाइप्स में, जो आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है और लाइन स्पेक्ट्रा है. सो नाउ वी विल डिस्कस दिस टाइप्स इन डिटेल. इमिशन स्पेक्ट्रा, आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, नाम से आपको कुछ आइडिया हो जाना चाहिए. इमिशन मीन कोई चीज़ इसमें से या एनर्जी की फॉर्म में या कुछ भी निकल रहा होगा. These are produced by the emission of radiant energy by the excited atom. These spectra are further divided into following types. तो emission spectra basically क्यों होता है, क्योंकि आपकी radiant energy आपके excited atom से, जो मैंने आपसे बात कही थी कि atom जब भी लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो वहाँ कभी भी रहेगा नहीं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल नहीं है. तो वो उस एनर्जी को अपने अंदर से इमिट करेगा एंड अगेन दोबारा अपनी लोअर स्टेट पर आ जाएगा, यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा ताकि वो स्टेबल हो. तो उस दौरान जो वो एनर्जी निकालता है अपनी रेडिएंट एनर्जी, उसके दौरान जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, बेसिकली हम उसे इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं. लेकिन इस इमिशन स्पेक्ट्रा की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं. एक आपके पास क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, when white light is allowed to pass through the prism, it deviates and split into 7 colors. इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये व्हाइट लाइट आई, ये ग्लास प्रिज्म पे पड़ी, तो ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई कितने, 7 कलर्स में. अब अगर आप इसको एब्रीवेट करें तो ये क्या कहलाता है, विबग्योर. दिस इज द इजी वे टू लर्न. आप याद कर सकते हैं कि आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम आता है इसमें कलर्स किस तरह से अरेंज होते हैं विद दिस एब्रिविएशन विबग्योर, और ये जो है सब कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. At one end of a spectrum is red, while on the other end is violet color. In between these two, the other colors are orange, yellow, green, blue, indigo. So basically अगर आप इस स्पेक्ट्रम को गौर से देखें तो देखें आपको एक साइड पे क्या नज़र आ रहा है, वायलेट कलर नज़र आ रहा है, और एक साइड पे देखें तो रेड कलर नज़र आ रहा है. और इनके इन बिटवीन, इसलिए मैंने इसको क्या बोला था, विब क्योर. यानी इसको आसान से याद करने का तरीका ये है कि आप इसको विबग्योर से नाम से याद कर लें तो आपको याद रहेगा कि एक साइड पे वी रिप्रेजेंट कर रहा है वायलेट कलर को, और एक साइड पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर को, और आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिगो को. सो बेसिकली दोनों एंड्स पर एक एंड पे वायलेट कलर होता है स्पेक्ट्रम के, एक पे रेड होता है, और इन बिटवीन अदर कलर्स पाए जाते हैं इसमें. Violet has the shortest wavelength of about 4000 angstrom, while red has the longest wavelength that is 7000 angstrom. तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है आपके पास रेड की. और अगर सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो किसकी होती है, वायलेट की. तो ये बेसिकली वेवलेंथ की बेसिस पर अरेंज होते हैं. वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है. Colored bands of spectrums are arranged one after the other in a manner that there is no line of demarcation between different colors. अच्छा, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई गई है इसमें ये आपको बेसिकली क्या दिखाया गया है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाया गया है. अच्छा, अब इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पे ये कलर ख़त्म हो रहा है फिर दूसरा शुरू हो रहा है, फिर ये कलर ख़त्म हो रहा है ये दूसरा, बल्कि एक स्टेट पे ये दोनों मिक्स से नज़र आएंगे.
मीन देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन, यानी उनकी सेपरेशन के लिए कोई लाइन नहीं दी गई। तो बेसिकली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि जो आपके कलर्ड बैंड्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि उनके बीच में कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती, यानी इन डिफरेंट कलर्स में कोई भी आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ सेपरेशन आपको नजर नहीं आती। और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन नजर नहीं आए बल्कि एक कंटिन्यूस स्टेट नजर आए। लाइन स्पेक्ट्रम। अभी हमने इमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसपे हमने किसको फर्स्टली स्टडी किया, उसमें से हमने उसकी फर्स्ट टाइप यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया। और अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? उसी की सेकंड टाइप यानी लाइन स्पेक्ट्रम को। When light is emitted from a gas source passes through a prism, a different kind of spectrum may be obtained. अच्छा, अब अगर आप लाइट को इमिट करें किसी गैस सोर्स में से, तो आपको जो यानी आपने अपनी लाइट ली, सही है, और उसको एक गैस सोर्स की मदद से आपने पास करवाया प्रिज्म से, तो उसकी नतीजे में जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मीन हियर यू आर नॉट यूजिंग योर सनलाइट। आपने जो लाइट यूज की है वो कहाँ से आपको मिली है? गैस सोर्स की, यानी वहां पे लाइट की सोर्स सनलाइट नहीं है या कोई और लाइट नहीं, बल्कि वो गैस सोर्स है जिसकी मदद से वो लाइट निकली, यानी गैस फॉर्म में कोई ऐसी चीज आपके पास है जो उसमें से अपने आप में से लाइट निकालेगी। और जब वो लाइट आप प्रिज्म में से पास करेंगे तो उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। If the light emitted the discharge tube is allowed to pass through a prism, some discrete lines on a completely background are obtained. So basically अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसको देखने का भी कोई तरीका होगा, तो उन्होंने इसके लिए भी बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया। अब जब उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने क्या देखा कि जब प्रिज्म में से इस तरह की लाइट को पास किया जाता है तो क्या होता है, कुछ डिस्क्रीट लाइंस यानी पर्टिकुलर लाइंस नज़र आती है कंप्लीटली बैकग्राउंड ऑब्टेन, और आपको एक बैकग्राउंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेक्ट्रम है, अब इस पे ब्लैक बैकग्राउंड पर आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, और इसी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ये लाइंस देखें बिल्कुल प्रॉपरली एक दूसरे से अलग हैं। तो इसीलिए हम इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एटम ने अपनी जो उसकी इमिशन की है वो एक पर्टिकुलर लाइन की फॉर्म में की है। Such spectrum is called a line spectrum because in this spectrum each line corresponding to द वेव लेंथ, सही है, जो आपकी जो वेव लेंथ पर्टिकुलर है, डिफरेंट वेव लेंथ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, एक पर्टिकुलर लाइंस में ये अरेंज हुई आपको नजर आ रही है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय लाइन स्पेक्ट्रम। हमने लाइन स्पेक्ट्रम को तो स्टडी किया, लेकिन अब इस लाइन स्पेक्ट्रम का हमें फ़ायदा क्या होता है या हम इन लाइन स्पेक्ट्रम को क्यों स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसकी कुछ रीजंस है। आपको अपने एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप इन लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली द फर्स्ट पर्पस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Each element produce a characteristic set of lines, so spectra came to serve as fingerprints for the identification of elements. It is possible because अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये इस लाइन स्पेक्ट्रा उनके लिए फिंगरप्रिंट्स हैं। जस्ट लाइक के इंसानों के अगर फिंगरप्रिंट देखें तो एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मुख्तलिफ होता है, इसी तरह से एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा। अगर तो सेम एलिमेंट के स्पेक्ट्रा है तो वो सेम होंगे, यानी एक ही एलिमेंट है वो एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, दूसरा एलिमेंट है तो वो दूसरी तरह का लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। अगर आप दोनों को मैच करेंगे तो वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। तो ये एज अ फिंगरप्रिंट एक्ट करते हैं और आपको आपके एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। क्यों? सेम एलिमेंट्स एमिट द सेम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अगर एलिमेंट सेम है तो वो सेम वेवलेंथ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है, मैंने उसका लाइन स्पेक्ट्रम नोट किया,
दूसरा भी मेरे पास कार्बन का ही एटम है, मैंने उसका लाइन स्पेक्ट्रम नोट किया, तो दोनों मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे? क्योंकि वो सेम वेवलेंथ की रेडिएशन निकालेंगे अपने अंदर से। लेकिन अगर मैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कंपेयर करूँ तो कभी भी उनका लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होगा, वो अलग वेवलेंथ निकालेंगे। And second thing is, under normal condition wave of only certain wavelengths are emitted by an element. अंदर अगर आप कुछ उनको ऐसी conditions provide कर रहे हो under normal conditions में, तो वो कुछ अपनी certain wavelengths से निकालते हैं element। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग से निकालेंगे, वो कुछ खास उनकी खास होगी wavelengths, और उन खास wavelengths को भी अपने अंदर से निकाल रहे होंगे। इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम द लाइन स्पेक्ट्रम अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अलावा हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है लाइन स्पेक्ट्रम से? द above observation led to conclusion that electrons are present at different energy levels around the nucleus। इससे हमें ये पता चला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एनर्जी लेवल में नहीं होते, उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं, कुछ लोअर पे होते हैं, कुछ हायर पर होते हैं, इसीलिए एनर्जी चेंजेस नजर आते हैं। इन एक्साइटेड स्टेट दे गो टू हायर एनर्जी लेवल जैसे फ्रॉम E1 टू E2। जैसे ही उनको एनर्जी दी जाती है वो एक्साइट कर जाते हैं E1 से E2 की तरफ, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। द एनर्जी डिफरेंस इज द सेम फॉर अ गिवन ट्रांजिशन। The obvious that energies emitted by a given excited element always have the same wavelength। जब भी जो है एनर्जी डिफरेंस अगर आप सेम एलिमेंट्स का देखेंगे तो उसमें आपको एनर्जी इमिट जो है एक्साइटेड से वो हमेशा सेम वेवलेंथ की ही मिलेगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपके पास क्या होते हैं? When white light is passed through the gaseous sample of an element and then through the prism, the radiations while emitted has certain wavelength missing because it is absorbed by the element. This spectrum formed after missing radiation is called एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको नाम से पता चलना चाहिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है अपने अंदर जज्ब कर लेना। तो जब भी आप व्हाइट लाइट को पास करेंगे किसी भी गैस सैंपल में से, यानी आपके एलिमेंट का अगर वो गैस सैंपल है और फिर उसको आप पास करें प्रिज्म से, तो वो रेडिएशन जो एमिट करेगा वो कुछ खास वेवलेंथ की अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो मिस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अब अपने अंदर एलिमेंट एब्जॉर्ब कर चुका रेडिएशंस को, तो वो जो मिसिंग रेडिएशन है वो आपको क्या देंगी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हेयर इन दिस स्पेक्ट्रम अगर आप गौर से देखें तो ये आपका एक स्पेक्ट्रम चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ आपको ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि यहाँ पर गैप है, यहाँ से आपकी जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब कर ली गई हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे देखें, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पर ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स क्या हो गई हैं? एब्जॉर्ब कर ली गई हैं, यानी आपके एलिमेंट की वो रेडिएशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं लाइट की। इस वजह से आपको जो स्पेक्ट्रम इस तरह का नज़र आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। The wavelength of radiation that has been absorbed by the atom results appear as line on the colored spectrum। सही है, तो ये वेवलेंथ और रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं आपके एटम से, उसकी उसी वजह से जो है ये आपको लाइंस नजर आती हैं अपने कलर्ड स्पेक्ट्रम पर। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेसिकली इमिशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रेडिएशंस एटम निकाल रहे थे और उसके नतीजे में आपको ये कलर्स नजर आ रहे थे और उनका पैटर्न नजर आ रहा था। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एटम इटसेल्फ अपने अंदर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से जब उसका स्पेक्ट्रम नोट किया जाता है तो उस स्पेक्ट्रम पे कुछ डार्क लाइंस हमें नजर आती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और ये आपको वीडियो लिंक दिखाया गया है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फर्दर अच्छे से देखना चाहें तो आप इस वीडियो लिंक को जाकर देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जाते हैं आपको, ताकि आपके एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन भी हो सके, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के भी आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्या अरेंजमेंट है, एनर्जी डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी तरह से अरेंज नहीं है, बल्कि वो इस तरह से अरेंज है कि उनकी कुछ लोअर एनर्जी स्टेट्स भी हैं और कुछ उनकी हायर एनर्जी स्टेट्स भी हैं। So we will discuss this all things further in detail with the other topics in our classes. So till now, thank you so much, and thank you for the patience. Bye bye. Allah Hafiz.